हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद हमारे देश में हमने विकास का क्या रास्ता अपनाया। और मैंने बताया था इसमें हमने पहली बात की थी प्लानिंग कमीशन स्थापित करने की। उसके बाद प्लानिंग कमीशन के द्वारा जो तय की गई चीज़ें कि भारत में पंचवर्षीय योजनाएं लागू होंगी। पंचवर्षीय योजनाएं हमारे उसका विकास का एक साधन बनेगी। और उस साधन के बाद प्लानिंग कमीशन जो है सेटअप किया जाएगा। प्लानिंग कमीशन के द्वारा 5 ईयर प्लान तैयार किए जाएंगे और 5 ईयर प्लान में ये तय किया जाएगा कि किस फील्ड में पैसा ज़्यादा लगाया जाएगा और वो उसमें कितना पैसा लगाया जाएगा, रोजगार कैसे जनरेट होंगे और कैसे देश के निर्माण में पंचवर्षीय योजनाएं भागीदार बनेंगी। ऑब्जेक्टिव्स भी थे कुछ इनके। ऑब्जेक्टिव्स क्या कि कैसे देश के जो आय के साधन हैं उनको कैसे खर्च करना है, आय कहाँ से होगी, व्यय कहाँ से होगी, और आय और व्यय का जो आम लोग हैं, लीस्ट एडवांटेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, उन पर क्या असर होगा। ठीक है। और इसमें हम पढ़ चुके थे कि उड़ीसा में पोस्को नाम का एक प्लांट स्थापित करना था, लेकिन कुछ लोग उसका विरोध कर रहे थे। और विरोध का कारण ये था कि वो चाहते थे कि हमारे हम जो लैंड दे रहे हैं या जिस रिसोर्सेज पे हमारे काम चलता था, हमारी लिविंग चलती थी, अगर वो आप छीन रहे थे उसके बदले में हमें क्या मिल रहा है। तो ये पीपल फेसिंग डिस्प्लेसमेंट बाय द प्रपोजल। सबसे बड़ी बात ये होती है कि कोई भी फैक्ट्री, कंपनी, प्लांट जो भी लगता है, माइन खोदी जाती है, उसमें लोगों को वहाँ से उठाया जाता है, डिस्प्लेस किया जाता है। जो लोग डिस्प्लेसिंग को फेस कर रहे थे पोस्को आने की वजह से। एक स्टील प्लांट था जगत सिंहपुर डिस्ट्रिक्ट में लगना था। वो स्टैग ए डेमोस्ट्रेशन आउटसाइड द कोरियन कंपनी, और ये कोरिया की कंपनी के सहयोग से लगना था। वो डिमांड कर रहे थे कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है उड़ीसा गवर्नमेंट और स्टील कंपनी जो लग रही है उसके बीच में, वो डिसमिस किया जाए। क्यों? क्योंकि आपने दोनों ने तो समझौता कर लिया, आपने गवर्नमेंट ने और स्टील कंपनी में, लेकिन जो हम लोग इफेक्ट हो रहे हैं उस चीज़ से, उसकी भरपाई कौन करेगा। मोर देन 100 मैन एंड वुमेन फ्रॉम द ग्राम पंचायत ऑफ द डिंकिया, नौगांव एंड गजादकुंजा, ये गांव है, ट्राई टू एंटर द ऑफिस premise but the police prevented them, raising slogan the protesters said the company should not be allowed to set up its plant at the cost of their lives and livelihood। मतलब लाइवलीहुड भी हमारी यहीं से चलती है, हम यहाँ रहते हैं, जंगलों से हम कलेक्ट करते हैं चीज़ें, आप हमें यहाँ से डिसमिस नहीं कर सकते। और इस तरह से ये लोग जो हैं ऑफिसर्स के सामने प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और जो एक डेमोक्रेसी में आम चीज़ होती है जो हम पॉपुलर मूवमेंट में पढ़ चुके हैं। कैन यू आइडेंटिफाई द वेरियस इंटरेस्ट इन्वॉल्व इन दिस केस। क्या आप देखते हो कि इस जो ये केस हो रहा है पोस्को को लेकर है, उसमें लोगों के इंटरेस्ट शामिल है, बहुत सारे लोगों के इंटरेस्ट शामिल है। कैसे? जैसे जहाँ पर ये कंपनी स्थापित होगी वहाँ के लोग प्रभावित हो रहे हैं। दूसरी बात, जो उड़ीसा गवर्नमेंट है वो चाहती है कि मैं डेवलपमेंट करूं और डेवलपमेंट में बाहर से निवेश आए, इन्वेस्टमेंट आए, और इस इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा जो है वो राज्य को हो। ठीक है, निवेश आता है, बाहर से पैसे आते हैं, और इसके साथ साथ जो दक्षिण कोरिया कंपनियां वो भी कुछ हासिल करने के लिए आई है। तो इस तरह से बहुत सारे लोगों का कॉन्फ्लिक्ट जो इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, और इन लोगों के कॉन्फ्लिक्ट का ये कारण है कि उन लोगों के हित मैच नहीं खा रहे। मतलब कोरियन कंपनी को लाभ हो रहा है तो जो वहाँ के लोकल पीपल हैं उनको उनसे लाभ नहीं हो रहा। अगर गवर्नमेंट को लाभ हो रहा है तो लोकल जो लोग हैं वो ये नहीं मानते कि हमें कोई फ़ायदा हो रहा है। तो इस तरह से कॉन्फ्लिक्ट है हितों में।
डू यू थिंक देयर आर एनी कॉमन पॉइंट ऑन विच एवरीवन कैन एग्रीज? क्या ऐसा हो सकता है कि सबको फायदा हो जाए और एक कॉमन पॉइंट पे आके सब समझौता कर लें? हो सकता है अगर लोगों को डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करवाया जाए, उनको ये बताया जाए कि भाई ये चीज़ें हैं, आप इस चीज़ के लिए एग्री हैं या नहीं। अगर लोग येस कर देते हैं, उनको फ़ायदा लगता है, तो तीनों को ही फ़ायदा हो सकता है, इस इश्यू को रिजोल्व किया जा सकता है। कैन दिस इशू बी रिजोल्व इन द वे विच सेटिस्फाई ऑल द वेरियस इंटरेस्ट? क्या इस इशू को इस तरह से सुलझाया जा सकता है कि सभी जो लोग हैं उनको, उनकी जो हित है उनको सेटिस्फाई किया जाए? देखो, हो सकता है। एक बार नैनो का प्लांट लगना था। नैनो आपको पता है ना, छोटी गाड़ी है टाटा की, सबसे सस्ता साधन, सबसे सस्ती कार जो है ये दुनिया में नैनो टाटा ने उतारी थी। इसका प्लांट लगना था बंगाल में, लेकिन बंगाल की जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, उन्होंने उसके नेतृत्व में बहुत बड़ा वहाँ पर विरोध हुआ और ये नैनो का प्लांट गुजरात में आ गया। गुजरात के लोगों ने इसे एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। उनको नहीं लगा कि हमें कुछ इससे नुकसान हो रहा है। As you ask these questions, you would find yourself facing yet bigger questions. What kind of development does Odisha need? तो ये कहता है कि क्या इस तरह का डेवलपमेंट होना चाहिए जहाँ लोग ही सहमत ना हो, या जहाँ लोगों को फायदा नहीं हो रहा हो, कंपनी को फायदा हो रहा हो या सरकार को फायदा हो रहा हो? तो फायदा तो तभी हम मानेंगे जब all section of the society can achieve the interest from such plants. ऐसे प्लांट लगने से जब जो सोसाइटी जो इफेक्ट हो रही है सबसे ज़्यादा, तो उसको भी फायदा होना चाहिए ना। Political contestation. These questions cannot be answered by an expert. Decision of this kind of involve waging the interest of one social group against other present generation against future generation. तो इस तरह के क्वेश्चन हम एक तरफा नहीं दे सकते। अगर मैं कहूँ कि ये पोस्को प्लांट बिल्कुल गलत था तो क्या होगा? देश का विकास नहीं होगा, बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में नहीं आएंगी, रोजगार के साधन क्रिएट नहीं होंगे, जो काबिल लोग हैं, स्किल लोग हैं, नौकरियां जिनको मिलनी है, कोई इंजीनियर है, कोई सिविल इंजीनियर है, कोई माइनिंग का काम करने वाले हैं, कोई स्टील मेकर हैं, कुछ भी है इस तरह के, वो नहीं बनेंगे। दूसरी बात ये मैं कहूँ कि हाँ लोग गलत हैं, तो ये भी ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि लोगों का जो वहाँ उन जंगलों से, उस जगह से जो जुड़ाव है, लाइवलीहुड के संसाधन, वहाँ उनके खेत हैं, उनकी माइनिंग है, उनके जंगल हैं जहाँ से वो चीज़ें कलेक्ट करते हैं, वो बैन हो जाती हैं, तो वो भी फायदेमंद नहीं है। तो डिसीजन इस तरह से लिए जाने चाहिए कि लोकल लोग भी ना इफेक्ट हों और देश में इन्वेस्टमेंट भी आता रहे, विकास भी होता रहे। क्योंकि अगर एक तरफा उत्तर देंगे हम तो एक सोशल ग्रुप के इंटरेस्ट दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट में टकराएंगे। इन ए डेमोक्रेसी, इस तरह के एक डेमोक्रेसी में सच मेजर डिसीजन शुड बी टेकन और एटलीस्ट अप्रूव्ड बाय द पीपल देमसेल्व्स। इस तरह के डिसीजन आप पॉपुलर मूवमेंट में भी पढ़ चुके हो कि जब तक अप्रूव्ड नहीं होते, जब तक जो आम लोग हैं जो इससे इफेक्ट हो रहे हैं वो उसको अप्रूवल नहीं देते। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू टेक एडवाइस फ्रॉम एक्सपर्ट ऑन माइनिंग। इसलिए इस तरह के जब आप डिसीजन लो तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो गवर्नमेंट में बैठे ऑफिशियल वो काम ना करें, बल्कि गवर्नमेंट को एडवाइस लेनी चाहिए जो माइनिंग के एक्सपर्ट है, खान जैसे माइनिंग इंजीनियर होते हैं, खान खोदी जाती है ना, स्टील वगैरह की, आयरन वगैरह की, कोयले की, उनके स्पेशल इंजीनियर होते हैं। इन्वायरमेंटलिस्ट, क्योंकि बहुत सारा जंगल ऊपर से खोद दिया जाता है, जैसे ही कोई खान खोदी जाती है, दूर दूर तक कोयला निकाला जाता है, तो ऊपर जितने भी जंगल होते हैं उनको काट दिया जाता है। तो एनवायरमेंटलिस्ट से भी सलाह कर लेनी चाहिए। और दूसरी बात, इकोनॉमिस्ट से भी, अर्थशास्त्रियों से भी सलाह लेनी चाहिए कि इससे फायदे नुकसान क्या हो रहे हैं। इट द फाइनल डिसीजन मस्ट बी पॉलिटिकल डिसीजन टेकन बाय द पीपल रिप्रेजेंटेटिव हु आर इन टच विद द फीलिंग ऑफ द पीपल। लेकिन कई बार क्या होता है, हम इन सब की सलाह नहीं लेते और पॉलिटिकल जो डिसीजन है मंत्री वगैरह द्वारा ले लिया जाता है, लेकिन वो भी डिसीजन क्या है, लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों का डिसीजन होता है। लेकिन अगर सही मायने में हम देखें तो डिसीजन जो है ना केवल पॉलिटिकल लेवल पे मंत्री वगैरह के द्वारा, बल्कि साथ में इन एक्सपर्ट के साथ साथ जो सोसाइटी है ना,
सामाजिक लोग, समुदाय है, कम्युनिटी है वहाँ की, उससे डिसीजन ज़रूर लिया जाए, उसको डिसीजन में ज़रूर शामिल किया जाना चाहिए। आफ्टर इंडिपेंडेंस आवर कंट्री हैड टू मेक ए सीरीज ऑफ मेजर डिसीजन लाइक, इस तरह के बहुत सारे डिसीजन हमारे देश में लिए गए। क्यों लिए गए? क्योंकि हमारे देश में विकास करना था, बहुत सारी कंपनियां लगानी थी, हमें किस तरह का विकास करना था ये डिसाइड करना था कि खेती करनी है, खेती पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी है, उद्योगों पर लगाना है, उद्योग लगाने हैं तो किस तरह के लगाने हैं, हैवी जो रोजगार के साधन है वो कहाँ से जनरेट होंगे, इस तरह से हमने डिसीजन लेने थे। ईच ऑफ दिस डिसीजन कुड नॉट बी इंडिपेंडेंट ऑफ अदर सच डिसीजन, और इस तरह के डिसीजन हम इंडिपेंडेंटली नहीं ले सकते थे क्योंकि उससे भी बहुत सारे लोग प्रभावित हो रहे थे। ऑल दीज डिसीजन वर बाउंड टुगेदर बाय ए शेयर्ड विजन और मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्यों? और ये डिसीजन क्या है, एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। मतलब हम अगर कोयला निकालने का डिसीजन लेते हैं तो साथ में बिजली का उत्पादन कोयले से कैसे होगा, तो एक दूसरे से रिलेटेड हैं सारे डिसीजन ऑलमोस्ट। Everyone agreed that the development of India should means both economic growth and social and economic justice। देखो डेवलपमेंट क्या है, आप ये समझ लो कि डेवलपमेंट क्या है। डेवलपमेंट का मतलब पैसे ज़्यादा पैदा होने, या डेवलपमेंट का मतलब अच्छी एजुकेशन, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छे रोजगार के साधन, अच्छा निवास, अच्छा खाना, डेवलपमेंट। लेकिन साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर भी, ठीक है, कि आपके बड़े बड़े उद्योग लगें, मैन्युफैक्चरिंग हो आपके देश में, बड़ी बड़ी वस्तुओं का उत्पादन हो, स्टील के कारखाने हो, लोहे के कारखाने। डेवलपमेंट का मतलब ये है ना। लेकिन डेवलपमेंट अपना मकसद तब तक पूरा नहीं करता जब तक इस डेवलपमेंट का लाभ जो है सोशली उन लोगों को ना मिले जो इसके वास्तव में हकदार होते हैं। डेवलपमेंट का मतलब कभी भी अमीरों को अमीर बनाना नहीं होता। डेवलपमेंट का मतलब आप इकोनॉमिकली मजबूत हों, और इकोनॉमिकली मजबूत के साथ साथ जो आपका सोशल स्टेटस है उसमें भी परिवर्तन आए, वो भी ऊपर उठे। डेवलपमेंट का मतलब ये है कि मान लो आज आप 50 साल पहले अगर आपके यहाँ 100 लोग गरीब थे, तो डेवलपमेंट का मतलब 50 साल के बाद आपके यहाँ 10 लोग गरीब रहे बस। मतलब आप इतना तो कर पाए कि 90 लोगों को ऊपर उठा पाए। मान लो बड़े बड़े कारखाने लगा दिए और उसका एक मालिक बना दिया, उसका लाभ तो नहीं मिला ना समाज को। इस तरह की डेवलपमेंट नहीं चाहिए। मान लो आपके देश में बड़े बड़े उद्योग हैं और वो उद्योग उत्पादन कर रहे हैं, तो उनका फायदा सोशली उन लोगों को भी जाना चाहिए जो उद्योग लगे हैं उनमें शामिल हैं, जो काम कर रहे हैं मजदूर हैं वो उसमें शामिल हैं। मतलब हम कहते हैं कि लीस्ट एडवांटेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ऐसे लोग जिनको अब तक बहुत कम फायदा जो है समाज के विकास का मिला है, उन तक अगर विकास पहुंचता है तो हम विकास को एक्चुअल में मान लेते हैं कि हमारा उद्देश्य पूरा हो गया। ठीक है ना। जैसे हम कहें कि एजुकेशन का विकास करना है, तो एजुकेशन का विकास कब होगा? जब गरीब से गरीब बच्चा भी स्कूल में जा सकेगा, किताबें अफोर्ड कर सकेगा, बुक्स स्कूल में टीचर उसके पास होंगे या फीस अफोर्ड कर सकेगा। ठीक है ना। तो ये इस तरह का डेवलपमेंट हमें चाहिए जो डेवलपमेंट के साथ साथ सोशल जस्टिस को भी पूरा करे। ठीक है। ये नहीं कि गरीबों को गरीब ही छोड़ दें। ठीक है। पॉस्को लग गया, दक्षिणी कोरिया कंपनी आ गई, बड़े बड़े इंजीनियर हायर कर लिए, कुछ भारत के जो लोग हैं उसमें शामिल हो गए, उनको फ़ायदा हो रहा है। जो ज़मीन वहाँ दे बैठे हैं, जो जिनके पूर्वज कई हजार साल से वहाँ रह रहे थे, वहाँ से उठा दिए गए, उनको कोई लाभ ही नहीं मिला। इस तरह का डेवलपमेंट सही डेवलपमेंट नहीं होता। इट वॉज ऑल्सो एग्रीड दैट दिस मैटर कैन नॉट बी लेफ्ट टू बिजनेसमैन। ये केवल हम बिजनेसमैन पे छोड़ नहीं सकते।
मतलब फैक्ट्री जी जो रिलायंस के जो प्रमुख हैं मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, टाटा, बिरला, डालमिया, हम इन पे नहीं छोड़ सकते कि जाओ जी आप कहीं भी कंपनी लगाओ, कहीं भी आप ऑयल यूज करो। नहीं, बीच में आपको जो जनता के प्रतिनिधि हैं, जो जनता है खुद, उनको लेना पड़ेगा कि वो जो लोग इससे इफेक्ट हो रहे हैं वो क्या चाहते हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट एंड फार्मर themselves दैट द गवर्नमेंट शुड प्ले ए की रोल इन दिस। गवर्नमेंट को भी इसमें एक महत्वपूर्ण रोल निभाना चाहिए। इसीलिए हमारे देश में सोशलिस्ट पैटर्न अपनाया गया था, जिसमें गवर्नमेंट के ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग लगाए गए थे। ठीक है, दिस वाज डिसएग्रीमेंट, देयर वाज ए डिसएग्रीमेंट। अगर कोई इस मतलब कोई उद्योग लग रहा है उससे डिसएग्री होता है, मतलब असहमत होता है। हाउएवर ऑन द काइंड ऑफ द रोल दैट द गवर्नमेंट मस्ट प्ले इन इंश्योरिंग ग्रोथ विद जस्टिस। लेकिन गवर्नमेंट को इस बात में आगे आना चाहिए कि अगर वो डिसएग्री है तो वो क्यों है, और इसके साथ साथ उससे पहले, उनके असहमति से ही पहले, जब आप इस तरह के प्लानिंग करते हो, पोस्को कंपनी को बुलाते हो, उससे पहले आपको इंश्योर कर लेना चाहिए कि क्या इससे लोगों को न्याय मिलेगा, क्या उनको लाभ मिलेगा जो इससे सबसे ज़्यादा इफेक्ट हो रही है। देखो उड़ीसा जो है, जहाँ की ये बात हो रही है, इस एक क्लियर बात बता दूं मैं आपको, सबसे ज़्यादा ये भरपूर है ओरे में। ओरे मतलब जो आवश्यक होता है, लोहा आवश्यक, कोयला, हर चीज़ उड़ीसा में पाई जाती है। लेकिन गरीबी में ये सबसे ज़्यादा है, मतलब भारत का सबसे गरीब राज्यों में से एक उड़ीसा है। इसका मतलब वहाँ स्टील कंपनियां हैं, वहाँ लोहे की कंपनियां, वहाँ कोयले की खाने हैं, सब कुछ लगा हुआ है, बट उसके बावजूद भी वहाँ लोग बहुत ज़्यादा गरीब हैं। इसका मतलब तो यही है ना कि जो डेवलपमेंट की पॉलिसीज बनाई गई वो उड़ीसा के लोगों को ध्यान में रखकर ही नहीं बनाई गई। ठीक है ना, जो उनका फ़ायदा है वो दूसरी स्टेट फ़ायदा उठा रही है, दूसरे लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, उड़ीसा के लोगों को फ़ायदा ही नहीं हो रहा। However, one kind of role that the government must play in ensuring growth with justice was it necessary to have a centralized institution to plan for the entire country। तो इसके लिए ये आपसे क्वेश्चन करता है कि क्या हमें इस तरह की एक सेंट्रलाइज इंस्टीट्यूशन होनी चाहिए जो सारे देश के फैसले कर सके। मान लो आपके पूरे देश में सड़कें बननी हैं, ठीक है, सड़कों का जाल बिछाया जाना है, तो क्या ये एक जो ऊपर बैठे हुए दिल्ली में लोग हैं 4-5 वो डिसाइड करें कि कहाँ कहाँ सड़क बननी है? उन्होंने कौन से सारे देश का भ्रमण कर रखा है? वो तो दिल्ली में बैठे बैठे पास करेंगे कि जी यहाँ से रोड निकाल दो, एक यहाँ से निकाल दो। उनको क्या पता ये कि रिहाइश की जगह है, या जंगल है, या कोयले की खाने हैं, यहाँ नहर जा रही है, यहाँ लोग जो है उनका अलग तरीके से जीवन है, अफेक्ट होगा। तो इसलिए तो डिसीजन कौन ले? इसलिए डिसीजन लोकल लेवल पे लिए जाने चाहिए। लोकल लोगों से पूछा जाना चाहिए कि भाई अगर हम यहाँ सड़क निकाल रहे हैं तो क्या आप इससे एग्री करते हो? ठीक है, तो देखो सारे लोग तो कभी भी इसके लिए सहमत नहीं होंगे, बट मोस्टली लोग को सहमत करने की कोशिश की जानी चाहिए। तो इसलिए जो एक प्लानिंग करने की अथॉरिटी है वो सेंट्रलाइज इंस्टीट्यूशन के पास होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। मतलब सारे देश के लिए एक ही इंस्टीट्यूशन डिसीजन ले, क्या ये सही होगा? शुड द गवर्नमेंट इटसेल्फ रन सम कीज इंडस्ट्रीज एंड बिजनेस? क्या गवर्नमेंट को खुद अपने इंडस्ट्रीज बिजनेस स्टार्ट करनी चाहिए? How much importance was to be attracted to the need of justice if the differed from the requirement of the economic growth? क्या तरीके अपनाने चाहिए हमें सोशल जस्टिस के लिए, और सोशल जस्टिस क्या इकोनॉमिक ग्रोथ से अलग है? मतलब कई देशों में क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाती है, पैसे बहुत आ जाते हैं, बट सोशल जस्टिस नहीं मिलता। सोशल जस्टिस इसलिए नहीं मिलता कि वो पूंजी कुछ लोगों के हाथ में चली जाती है, सभी लोगों के पास नहीं पहुंचती, इसलिए हम इसे कहते हैं कि सामाजिक न्याय नहीं मिला। ईच ऑफ दीज क्वेश्चन इन्वॉल्व्ड कंटेस्टेंट्स विच हैज कंटिन्यू एवर सिंस। ईच ऑफ द डिसीजन हैड पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस, और हर डिसीजन के कुछ ना कुछ
डिसीजन कॉन्सिक्वेंस परिणाम निकलते हैं। देखो, जब मंत्रियों द्वारा कोई डिसीजन लिया जाता है कि सड़क निर्माण कहाँ करनी है, इंडस्ट्रीज कहाँ लगानी है, थर्मल कहाँ लगाने हैं, रेलवेज की लाइन कहाँ, तो उसके कुछ न कुछ परिणाम तो सामने आते हैं। मोस्ट ऑफ दीज इशू इन्वॉल्व पॉलिटिकल जजमेंट। इस बात पे भी आएंगे, पहले हम लेफ्ट और राइट पढ़ लेते हैं। देखो, लेफ्ट होते हैं वामपंथी, इन्हें बोलते हैं हिंदी में वामपंथी, और राइटिस्ट होते हैं दक्षिणपंथी। ठीक है, दक्षिणपंथी। वामपंथी को जोड़ा जाता है सोशलिज्म से, मार्क्सिज्म से भी जोड़ा जाता है इसको। ठीक है, और दक्षिणपंथी को जोड़ा जाता है प्राइवेटाइजेशन से। अमेरिका, यूरोप की जो इकोनॉमिक स्टाइल है, मार्केट फ्री है, प्राइवेट पूंजी है, प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ सरकार जो है रेगुलेटर का काम, सिर्फ रूल बनाती है। जो सारे बिजनेस हैं, इंडस्ट्रीज हैं, वो प्राइवेट हाथों में होता है। इस तरह के डेवलपमेंट को हम कहते हैं प्राइवेटाइजेशन भी कह सकते हैं, लिबरलिज्म भी कह सकते हैं। लेकिन अगर सारा काम गवर्नमेंट के हाथ में हो, इंडस्ट्रीज, उद्योग, उसे हम लेफ्टिस्ट या वामपंथी या सोशलिज्म, मार्क्सिस्ट कुछ भी कह सकते हैं। ये चीज़ें हैं। हमने इन दोनों के बीच का रास्ता अपनाया, लेकिन मोस्टली झुकाव 1990 तक हमारा रहा है लेफ्ट, समाजवाद की तरफ, क्योंकि नेहरू और कांग्रेस समाजवाद को ज़्यादा प्रमोट करने वाले थे। लंबे समय तक कांग्रेस का शासन रहा है, तो इसलिए ज़्यादातर हमने कांग्रेस की नीतियों को ही फॉलो किया हमारे देश में। इन द पॉलिटिक्स ऑफ द मोस्ट कंट्री यू विल ऑलवेज कम अक्रॉस रेफरेंस टू द पार्टी एंड ग्रुप्स विद द लेफ्ट और राइट। हमारे देश में भी ऐसी बहुत सारी पार्टियां हैं जो अपने आप को लेफ्ट या राइट कहलवाना पसंद करती हैं। जैसे मोस्टली मार्क्सवादी पार्टी है, सोशलिस्ट पार्टी, उन्हें वामपंथी कहा जाता है हमारे देश में। तो ऐसे बहुत सारे ग्रुप हैं बहुत सारे देशों में, जो पार्टियों की आइडियोलॉजी है, विचारधारा, वो राइटिस्ट होती है या लेफ्टिस्ट होती है। These terms characterized the position of the concerned group or the party regarding social change and role of the state is affecting economic distribution. ये पार्टियों की जो विचारधारा ये बताती है कि वो डेवलपमेंट के लिए कौन सा तरीका अपनाना चाहते हैं। मान लो कोई पार्टी हमारे देश में वामपंथी है, जैसे कि लंबे समय तक हमारे देश में कर्नाटक और बंगाल में लेफ्टिस्ट का शासन रहा है, वामपंथियों का। तो वो ये कहेंगे कि हम किस तरह का सोशल चेंज और इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहते हैं। वो ये कहेंगे कि हम चाहते हैं कि लैंड पे कुछ लोगों का कब्जा ना हो, उद्योग सारे सरकारी होने चाहिए, सरकार का ज़्यादा से ज़्यादा इंटरफेयर होना चाहिए, जितना भी लाभ मिले समाज में इक्वल बांटा जाना चाहिए, अमीरी और गरीबी का भेदभाव ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये कौन कहेंगे? लेफ्टिस्ट कहेंगे। लेफ्ट ऑफन रेफर टू दोज हु आर इन फेवर ऑफ पुअर, downtrodden section and supports government policies for the benefit of the section। ठीक है, इस तरह से क्या है, जो लेफ्टिस्ट लोग हैं, वामपंथी लोग, वो किसको फेवर करते हैं? जो गरीब है, पददलित है, और वो ऐसे जो जहाँ ऐसी गवर्नमेंट हो जहाँ की पॉलिसीज लोगों के हर सेक्शन तक बेनिफिट पहुँचाएं। ठीक है, और राइटिस्ट रेफर दोज हु बिलीव द फ्री कंपटीशन। राइटिस्ट वो होते हैं, दक्षिणपंथी वो होते हैं जो यूरोपियन तरह की डेवलपमेंट चाहते हैं, जिसमें फ्री मार्केट को महत्व दिया जाता है। वो कहता है कि अगर व्यक्ति में कैपेसिटी है तो उसे खुला छोड़ देना चाहिए, जो भी जीवित रहने योग्य है मार्केट में रह लेंगे, हमें किसी को भी प्रोटेक्ट नहीं करना चाहिए। मार्केट इकोनॉमी और फ्री कंपटीशन होना चाहिए। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्राइवेटाइजेशन होती हैं। गवर्नमेंट जो उद्योग धंधे होते हैं वो सभी प्राइवेट हाथों में होते हैं। तो हमने कौन सी चीज़ें अपनाई? तो मैंने ये बताया 1990 तक हमने ज़्यादातर सोशलिज्म जो विचारधारा है लेफ्टिस्ट वो अपनाई। बट ये मैं क्लियर कर दूँ, सारी की सारी चीज़ें हमारे यहाँ सरकारी भी नहीं थी, इसलिए हम ये कहते हैं कि मिक्स्ड इकोनॉमी हमने अपनाई थी, जिसमें कुछ भाग सरकारी भी था और कुछ भाग प्राइवेट भी था। मिक्स्ड इकोनॉमी से बोलते हैं। ओके,
आज के लिए इतना ही। थैंक यू।